सभी को नमस्कार। अपना जो आज का नया टॉपिक है वो है विद्युत धारा और इससे जुड़ी जो अपने रूपरेखा है वो पढ़ लेते हैं इसमें ऊष्मा और ताप में, जहाँ पे अपनों ने बात की थी विद्युत धारा बनी कैसे। ठीक है, जहाँ पे अपनों ने दो बात की थी, एक तो यादृच्छिक गति और एक कौन सी सरल गति। तो सरल गति से अपनों ने बात की थी आवेश का एक निश्चित दिशा में जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा कौन सा रहेगा, विद्युत धारा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे विद्युत धारा की डेफिनेशन तो अपने को पता ही है कि आपके पास विद्युत धारा तो डेफिनेशन तो कुछ भी बोल सकते हैं अपने, जैसे आवेश का एक निश्चित दिशा में प्रवाह वो भी विद्युत धारा है, या अपने कह सकते हैं कि चालक तार में मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या कहलाती है आपके पास, विद्युत धारा। तो इसको सही डेफिनेशन जो अपने को याद है जो वो ध्यान रखना है कि जो आवेश है, आवेश की प्रवाह की दर, वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। और दर को हमेशा कहाँ से मापते हैं अपने, तो ध्यान रखना टाइम यानी समय से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो धारा बराबर क्या होगा आपके पास, आवेश बटे किसके सापेक्ष, समय, तो बटे समय। तो यहाँ पे आवेश को अपने किससे लिखते हैं, तो आपको पता है क्यू से और बटे टी, और धारा को किससे लिखोगे यहाँ पे, आई से। ठीक है, तो यही अपने पास फॉर्मूला है जो अपने को पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे, कई बार पूछ लेते हैं कि धारा की जो निर्भरता है, ठीक है, ये किस पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पे अपने बात करें आवेश को थोड़ा सा आगे और डिफाइन करें तो क्यू बराबर अपने को पता पढ़ के हैं, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, यही तो होता है। तो एन ई का मतलब होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आवेश में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन ई और बटा क्या है आपके पास, टी। तो यहाँ से और इसको डिफाइन करें तो एन बटा टी, तो यहाँ पे आपके पास पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो अपने को होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास आई है, आई का यहाँ पे मान क्या आ गया आपके पास, एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटा टी। तो यहाँ पे आई किस पर निर्भर करेगा, एक तो निर्भर करेगा नंबर ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक किस पे डिपेंड करेगा, टी पे, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, टाइम के। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी निर्भरता, यानी किस पे डिपेंड होता है। मान लो यहाँ पे आपके पास कोई भी तार है, चालक तार, ठीक है, और ये वाला जो भाग है आपके पास, ये वाला भाग, ये कहलाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब जहाँ से आपके पास विद्युत धारा गुजर रही है, ये विद्युत धारा गुजर रही है। तो ध्यान रखना ये कभी भी इस पर डिपेंड नहीं होगा, किस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इस पर निर्भर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो आपके पास धारा वो क्या है, फ्रीडम, यानी स्वतंत्र, आई क्या है, स्वतंत्र, तो ये इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ये जो आपके पास एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। और किस लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आई जो है वो क्या है, स्वतंत्र, यानी धारा क्या है, स्वतंत्र, तो ये इसमें से आराम से गुजर जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इसके मात्रक की, तो मात्रक अपने यहीं पे पढ़ लेते हैं। मात्रक देखो, मात्रक क्या है इसका, एम्पियर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे इसकी जो मापक यंत्र है वो कौन सा है, तो धारा को मापने का यंत्र कौन सा आपने को पता है, कौन सा है, एमीटर। और धारा की दिशा कैसे है, तो धारा की दिशा अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो संवहन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गुजरता है, तो अपने को पता है माइनस से प्लस, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगी आपकी धारा की दिशा, यानी प्लस से माइनस। प्लस से माइनस का मतलब ये होता है कि उच्च तल से नीचे तल की ओर ये गुजरेगा, ये होगी धारा की दिशा। मापन यंत्र और कौन सा हो गया, मात्रक। अगर आपसे पूछे बताओ इसकी दिशा कैसी है, दिशा मतलब सदिश है या अदिश है। अब देखो इधर से गुजरा, आप तो कहोगे सदिश है, लेकिन ध्यान रखना है ये क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान रखना जो धारा है वो किस नियम पे आधारित है, तो ध्यान रखना बीज गणित पे आधारित। अब बीज गणित कहाँ से आ गई इसमें, तो ध्यान रखना जो आपके पास मान लो ये धारा यहाँ से आ रही है, कितनी है, 4 एम्पियर। ठीक है, और ये मान लो एक धारा यहाँ से आ रही है, कितनी, 3 एम्पियर। 4 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो इनका जो योग रहेगा कौन सा,
परिणामी कितना रहेगा, 4 और 3 7, ये रहेगा 7 एम्पियर। तो ध्यान रखना जो आपके पास धारा है सदिश योग का पालन नहीं करती, किसका पालन करती है, अदिश बीजगणितीय योग का पालन करती है। इसलिए आपके पास जो धारा है वो कैसी है, तो ध्यान रखना कैसी है, अदिश राशि। तो इससे से चीजें जुड़ी हुई आगे जिसको बोलते हैं धारा घनत्व। तो बात करते हैं अपने धारा घनत्व की। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो बात करते हैं धारा घनत्व। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, अब यहां से क्या गुजर रही है, धारा। अब ये धारा गुजरी है तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो धारा गुजरी है कितने क्षेत्रफल में ये प्रवाहित हो रही है धारा, तो वो किसको शो करती है, धारा घनत्व की। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, धारा घनत्व। तो यहाँ पे इसको शो करते हैं जे से। तो ये जो आपके पास यहाँ से मेजर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये है आपके पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, CSI, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे जे का मान जो आपके पास फॉर्मूला आएगा, यहाँ से अपने पास डेफिनेशन से आ जाएगा क्या, जो धारा है और बटे में क्या आएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पे धारा को कैसे लिखते हैं, अपने आई से, और इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ए। तो जे बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बटा ए। तो ये है इसका फॉर्मूला धारा घनत्व। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास धारा घनत्व। और ध्यान रखना धारा घनत्व हमेशा कैसी राशि है, तो राशि रहेगी ये सदिश। क्योंकि आपके जो आपके पास बीजगणित योग का है, यहाँ पे अपने को कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जो प्रवाहित धारा है वो इस एरिया में कितनी गुजर रही है, तो उसकी डायरेक्शन देखी जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास धारा घनत्व की। तो यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इससे चीज़ें जुड़ी है कौन सी, राशि की। तो यहाँ से देखो आपके पास एरिया है, तो यहाँ से अपने कह सकते हैं ये क्या है, डायमीटर है यानी। तो यहाँ पे व्यास क्या होगा, व्यास अपने को पता क्या होता है कि आपके पास त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या आ जाएगा, d/2। इसमें एक चीज ध्यान रखो, जैसे मान लो अगर इसका मैं शेप चेंज कर दूं, शेप का मतलब इस प्रकार। अब यहाँ से अगर आपसे पूछे कि जो धारा है स्पीड कहाँ से जाएगी, तो अगर मान लो धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो यहाँ से तो एकदम जाएगा, जैसे ही पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो धारा है वो पास पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा है। जैसे मान लो पानी की पाइप है, पानी की पाइप मान लो यहाँ से तो पानी एकदम आराम से जाएगा। अगर आज आगे से इसका सरफेस कम है, सरफेस कम है, तो इसका मतलब यह पानी क्या जाएगा, स्पीड से। ठीक है, तो वही यहाँ पे कारण है कि अगर आपके पास त्रिज्या आपकी क्या है, कम, त्रिज्या कम है तो जड़त्व सॉरी घनत्व क्या होगा, ज़्यादा। अगर आपके पास त्रिज्या ज़्यादा है तो घनत्व क्या होगा, कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो त्रिज्या क्या है आपकी ज़्यादा और यहाँ पे त्रिज्या क्या है, कम। त्रिज्या कम है तो इसका मतलब आपके पास घनत्व क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, घनत्व का मतलब ये समझ लो संख्या में बहुत ज़्यादा, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास किसकी बात की है अपनों ने, धारा घनत्व होगी। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं विभव और विभवांतर की। विभव व विभवांतर, विभव का मतलब क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है जैसे मान लो ये आपके पास चार्जर है और चार्जर है तो एकदम डाउन है, मान लो 0% है, इसको चार्ज करोगे तो पहले कितना होता है 10%, फिर कितना 40%, फिर मान लो कितना हो गया 90%। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल जो लेवल है वो क्या हो रहा है, अप हो रहा है। इसका मतलब विभव क्या हो रहा है, ज़्यादा।
तो जितना आप काम करोगे उतना ही क्या होगा, विभव। ठीक है, जितना इसको चार्ज करोगे उतना इससे काम ले सकते हो। तो ये बात है विभव की। तो अपनों ने इसको बोलते हैं पोटेंशियल, विभव को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो विभव में ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई भी आवेशित कण है, ठीक है, इसको यहाँ से मान लो ये अनंत पे, और इसको यहाँ से कहाँ लिया है, अपने विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में लाने में जो काम किया गया, ये जो काम है यहाँ से यहाँ तक लाने में काम किया गया, उसको क्या बोलते हैं, विभव। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि धनात्मक आवेश को कहाँ से, अनंत से, अनंत से कहाँ पे लेके जाओगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में अब यहाँ पे लाए, मान लो कोई बिंदु होगा, तो मान लेते हमने किसी बिंदु पर लाने में किया गया काम, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विभव। तो यहाँ से डेफिनेशन में आ जाएंगे, एक तो क्या, कार्य, किया गया काम, और किसके अकॉर्डिंग किया अपनों ने, धनात्मक आवेश। तो यहाँ पे विभव का जो सूत्र हो जाएगा आपके पास, विद्युत विभव क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पे कार्य को अपने किससे शो करते हैं, तो आपको पता है कैसे, V बराबर W बटे Q। तो यहाँ पे आपके पास मात्रक की बात करें, ऐसा ही मात्रक, तो मात्रक हो जाएगा V से वोल्ट, याद रख लो, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। और बात करें विभव का मापन यंत्र कौन सा है, विभव मापन यंत्र, तो वोल्ट से क्या ध्यान रखोगे, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, या इसको बोलते हैं विभव मापी। ठीक है, तो यहां से अपने राशि की बात करें, सदिश है कि अदिश, तो यहां से आप चेक करो, जो आपको पता है कार्य क्या होता है, आप कहोगे अदिश। आवेश की भी बात की, ये भी क्या है, अदिश। तो अपने को पता है जब इनके अंदर जो वैल्यू है, वो जो मान है वही अदिश है, तो आपके पास वोल्ट क्या मिलेगा, अदिश। तो ये मान भी कैसा होगा, अदिश। कैसी राशि, अदिश। ठीक है, एक अपने बात की थी कि जो आवेश है कहाँ से लाते हैं, अपने अनंत से, अनंत से किसी बिंदु पर, और कहाँ लाते हैं, विद्युत क्षेत्र में। तो इसके द्वारा जो किया गया काम है वो क्या कहलाता है, विभव। लेकिन एक चीज ध्यान दो, क्या अनंत पर कोई काम हुआ आवेश को लेके, तो ध्यान रखना अनंत पर जो आपके पास विभव है, V का जो मान है वो कितना होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे आपको V का मान कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे V का मान क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ, कुछ काम नहीं होता, इसका मतलब V का मान क्या है, 0। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर। ये तो गया विभव, उसके बाद बात करेंगे अपने विभवांतर की। ठीक है, तो विभवांतर में क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो अनंत पर कोई अब क्या हुआ, आवेश है, और एक बिंदु पर लिया है अपने A पर, ठीक है, और फिर यहाँ से अपने एक और बिंदु पर लिया है, कहाँ पे, B पर। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया, धनावेश जो आपके पास आवेश है अनंत बिंदु से अपने कहाँ लिए, दो अलग अलग बिंदुओं में, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, विभवांतर। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया गया है वो क्या कहलाता है, विभवांतर। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, कि इकाई कूलाम के किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। ठीक है, तो यही आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो यहाँ पे अपने इसका फॉर्मूला की बात करें, विभवांतर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A से B, कार्य की बात करें तो WA से B। ठीक है, और बटा वही क्या आएगा, आवेश। तो विभवांतर यहाँ से कहाँ तक है, VA से VB, तो ये भी अपने लिख सकते हैं। तो क्या करना है, विभवांतर को क्या करना है, जो आपके पास एक्स्ट्रा मान है, तो विभवांतर कैसे निकला, VB में से क्या घटाओगे, VA। तो जैसे मान लो ये आपके पास VB और ये है VA, तो इसमें आपको डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो अपने को होता है पूरे में से अगर क्या घटा दें, VA, तो यानी VB में से VA घटा दें, तब आपके पास मिलेगा ये फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा A से B। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास विभवांतर की। अब बात करते हैं इस पे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की बात करें,
3 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा किस में होता है? तो ये तो अपने को पता है किस में होता है, जूल में। कार्य कितना होगा, ठीक है। और इनके मध्य जो विभवांतर वो अपने को दिया हुआ है, विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट। तो अब इसका निकालते अपने सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपने को दिया क्या हुआ है, एक तो दिया आवेश कितना दिया हुआ है, 3 कूलम्ब, ठीक है। 3 कूलम्ब क्या दिया, आवेश। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो गया, यानी अपने को निकालना क्या है, W। और कहाँ से, मान लेते हैं ए से बी तक कोई आपके पास कार्य है। और यहाँ पे विभवांतर कितना दिया है, 10 वोल्ट, यानी आपके पास विभवांतर कितना दिया है, 10 वोल्ट, यानी पहले से अंतर दिया हुआ कितना है, 10 वोल्ट। तो निकालने की तो जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे कार्य की। तो अपने पास विभवांतर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश, तो बराबर में कितना दिया है, 10 वोल्ट, ये तो है। तो कार्य यहाँ पे क्या आपके पास, W ए से बी तक, और आवेश है यहाँ पे Q, और बराबर 10 वोल्ट। तो ए से बी ये अपने को क्या करना है, निकालना है, कार्य अपने को निकालना है ए से बी। तो ये है आपके पास 10, और Q का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 3 बटे में ये इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 30 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन सीधा अपने को ध्यान रखना है, बस फॉर्मूले की बात है। फॉर्मूला अगर अपने को याद है तो यहाँ से सीधे मान ही पुट करने थे, और अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो यही अपने को निकालना था। तो ये तो होगी विभव और विभवांतर की बात। तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, बस यहाँ पे आ जाएगा विभव में अंतर, ठीक है। बाकी कार्य बटे आवेश ये इसका सूत्र है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम के नियम से अब एक चीज़ है कि आपके पास विभव और विभवांतर तो आ गए। तो विभव का तो मान जो है हमेशा कहाँ से नोट करोगे आप, अनंत से, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और विभवांतर में क्या ध्यान रखोगे आप, विभवांतर में ध्यान रखना ये वाली लाइन जो आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया जाने वाला काम, बस ये ध्यान रखना है। विभव तो हमेशा कहाँ से मेजर करोगे, अनंत से, और अनंत पर आपको पता है ये मान कितना होता है, 0, तो वहाँ से हमेशा मेजर करना है, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना था इसमें। तो अपने ओम के नियम पे चलते हैं। तो ओम का नियम किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट, प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो बात करेंगे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब भी क्या होता है आपके पास, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी बाधा, रुकावट या बाधा। यानी मान लो धारा जा रही है तो बीच में रुकावट आ रही है या बाधा आ रही है, तो वो किस पे ध्यान रखेगा, आपका प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट। तो इसके एक बार डेफिनेशन की बात करें अपने ओम के नियम की, तो ये है आपके पास, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था का मतलब है जैसे उसकी लंबाई, उसका जो चौड़ाई है, जैसे तार है तो इसकी एक तो लंबाई और एक इसकी चौड़ाई जो ये आपके पास दिख रही है, ठीक है। तो ये करे चेंज, यानी अनचेंज रही, यानी चेंज ना हो, तो क्या होगा, अगर इसके सिरों पर अपने क्या करें, विभवांतर उत्पन्न करें, तो ध्यान रखो, तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, उसमें प्रवाहित
किसके समतुल्य होगी? तो ध्यान रखना इसमें प्रवाहित क्या होगी, धारा ही तो प्रवाहित होगी, तो उसके क्या होगी, ये समानुपाती। तो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती। ठीक है, तो ये है आपके पास ओम का नियम। तो यहीं से अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। देखो यहाँ से आ रहा है आरोपित विभवांतर, और उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती, यानी ये आ जाएगा आपके पास आरोपित विभवांतर समानुपाती होता है किसके, प्रवाहित धारा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास विभवांतर को किससे लिखते हो, V से, और प्रवाहित धारा को I से। ठीक है, तो आगे इसको हल करें तो V बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, RI, और यहाँ पे R क्या है आपके पास, नियतांक। ठीक है, और ये नियतांक भी कैसा है, तो ध्यान रखना कैसा नियतांक है, ओम, ओम नियतांक, इसको बोलते हैं ओम नियतांक। ठीक है, तो ये किसी का भी हो सकता है, जैसे पदार्थ हो गया, तार होगी, चालक हो गया, या धातु। तो इसका ये क्या कहलाता है, प्रतिरोध, जिसको किससे शो करेंगे, R से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आया था, भौतिक लंबाई क्या रहे, अपरिवर्तित। ये मेन बात है कि भौतिक जो फिजिकल जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या रहे, ऐसे यानी अनचेंज रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने आगे बात करें तो अपने को पता है V बराबर क्या है, RI, तो यहाँ से R क्या आ जाएगा आपके पास, V/I। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, विभवांतर को, और ये है धारा, और ये पता है अपने को दोनों ही क्या है यहाँ पे, ये अदिश, ये अदिश है। तो आपके पास प्रतिरोध भी कैसा मिलेगा, तो अपने को होता है प्रतिरोध भी कैसा मिलेगा, अदिश, अदिश राशि। ठीक है, तो प्रतिरोध अपने को पता चल गया। एकदम आसान भाषा में बात करें तो प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा है वो किसको शो करेगा, प्रतिरोध को। अगर प्रवाहित जो धारा उसमें अगर प्रतिरोध बाधा उत्पन्न हो रही है तो किसको शो करेगा, प्रतिरोध को। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये नहीं ध्यान कि राशि ये अदिश का, तो ध्यान रखो ये भी किस पे आधारित है, बीजगणित योग पे, बीजगणितीय योग पे। कैसे, क्योंकि अपने पता है R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो ये तो बात होगी। इसी तरह जैसे अपने बात करें 1/R1 क्या होता है, सॉरी R, तो यहाँ पे 1/R1 फिर 1/R2। ठीक है, इनका योग ये किस पे आ देता है, बीजगणित में, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध से जुड़ी एक चीज़ है जिसको ध्यान रखना अपने को, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध ये क्या होता है, तो परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है धारा नियंत्रण, यानी धारा का क्या कर सकते हैं अपने, नियंत्रण। ठीक है, या इसको धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, कि इसको परिवर्ती प्रतिरोध को। कैसे, जैसे प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। तो यहाँ पे इसका सिंबल कैसे हो जाएगा, ये अपने आराम से बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें मापने के लिए एक अंतर लगा होगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिरोध को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास R जो है कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे R कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसे है जैसे R बराबर V/I, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क ध्यान रखना। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, धारा नियंत्रण, जिसमें आपके R क्या कर सकते हो, नियंत्रण। ठीक है, तो मात्रक पढ़ लिया, R का मात्रक क्या होता है, ओम, क्या लिखता है इसको, ओम। ठीक है, और ये है इसका सिंबल, टोपी जैसा सिंबल है जो अपने को ध्यान रखना। तो ये ओम की बात होगी। तो ओम की बातों की बात करें अपने इसकी सीमाओं की, सीमाएं किसकी, ओम नियम। तो ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना ये सभी चालकों पे लागू नहीं होगा, सभी चालकों पे लागू नहीं होगा, एक तो ये ध्यान रखना है। तो लागू किस पे होगा, तो ध्यान रखना सभी धातुओं पर, सभी धातुओं पर। तो चालकों पे लागू नहीं होगा और सभी धातुओं पे ये क्या होगा, लागू। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी सीमाओं की। बस ये दो पूछ लेते, कई बार चालक धातु क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से ये दोनों लाइनें याद रखना, तो इन पे तो लागू नहीं होगा, इन पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ओम का नियम क्या करता है, चालकों के आधार पर क्या करता है, इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे,
जैसे मान लो कोई ओम का नियम का पालन करता है और कोई नहीं करता। जो ओम का नियम का पालन करता है उसको बोलते हैं ओम या चालक, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसको बोलते हैं अनओमीय, अनओमीय चालक। ठीक है, तो ये तो ओम का नियम का पालन करते हैं और ये ओम का नियम पालन नहीं करते हैं। तो ओम का नियम का पालन नहीं करते, तो एग्जाम्पल के थ्रू बात करें सभी धातु, तो ये इनको क्या बोलेंगे, ओम या चालक, जो धातु वाला है। ठीक है, और ये पालन नहीं करते हैं, तो जैसे मान लो निर्वात नलिका होगी और डायोड हो गया। डायोड भी कौन सा, अर्धचालक। ठीक है, सेमीकंडक्टर वाला। और एक विद्युत अपघट्य जो आपके पास वाटर आता है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो डायोड भी कैसा होगा, ये ध्यान रखना, अर्धचालक। तो ये तो भी अनओम्य चालक, यानी जो ओम नियम का पालन नहीं करते, और जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनको बोलते हैं ओम्य चालक। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास किसकी, सीमाओं की। तो अपने ओम के नियम की बात कर रहे थे, उसमें आगे बात करते अपने, देखो आर की बात करें अपने। ठीक है, तो देखो आर बराबर वी बटा आई है, लेकिन ये नहीं कि वी और ई आई पे क्या डिपेंड है। तो ध्यान रखना वी आई पे ये निर्भर नहीं होगा, ये ध्यान रखना एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्यों, क्योंकि ये कैसी राशि, अदिश। ठीक है, अदिश राशि, अदिश राशि। और ध्यान रखना आर का जो मान है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, ओम के नियम की। तो अब अपने बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध में यहाँ पे अपने बात करेंगे, एक तो लंबाई, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यानी CSC। ठीक है, और एक आ जाएगा आपके पास ताप, टेम्परेचर, और एक आ जाएगा पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति। तो अपने प्रतिरोध पढ़ रहे थे, उसके लिए क्यों जरूरी है कि क्यों अपने को पता है कि धारा जो है वो लंबाई पे डिपेंड करती है। अगर जितनी ज़्यादा लंबाई है तो धारा भी अपने वहाँ से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे अपने पास एक तो है कि जो आपके पास प्रतिरोध है ये किस पे डिपेंड है, लंबाई पर भी कह सकते हैं अपने। और क्या होगी, धारा व्युत्क्रमानुपात होगा किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। कैसे, जैसे मान लो यही अपनों ने बात की थी, ये डायग्राम बनाया था, तो धारा आराम से जाएगी यहाँ से। तो अपने को ये पता है कि अगर एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो आपके पास धारा क्या है, आराम से जाती है। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास प्रतिरोध क्या होगा, कम। अगर आपके पास एरिया कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। बस ये इससे यही कहना चाहता है। और मान लो अगर आपके पास लंबाई दुगनी है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दुगना। ठीक है, तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है, तो यहाँ से इसको अपने एक साथ लिख सकते हैं कि आर समानुपाती होगा किसके, एल बटा ए के। दोनों को एक साथ लिख दिया, तो यहाँ पे आपके पास जो नियतांक आएगा वो कौन सा आएगा, रो। ठीक है, रो एल बटा ए। तो यहाँ से रो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आर ए बटा एल। तो रो यहाँ पे क्या है, तो ध्यान रखना किसको बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध। अब उसी तरह जैसे आर जो है वी बटा आई होता है, तो वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। उसी तरह रो भी ना तो आर पे डिपेंड करता है, ना ए पे डिपेंड करता है, ना एल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कहलाती है पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, तो आप कहोगे फॉर्मूले में तो ऐसा फिर करनी है, तो बस इसमें ये कॉन्सेप्ट है, एक तो आर हो गया और एक आपके पास रो हो गया, दोनों की जो फीचर है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रो का जो मात्रक है, रो का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप। रो का मात्रक, रो का यहाँ पे आ जाएगा ओम, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई भी मीटर में होती है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये है रो का मात्रक ओम मीटर। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा कि ओम इनवर्स जिसको मोह बोलते हैं, चालकता में पढ़ेंगे अपने। तो रो निर्भर किस पे करेगा, तो ध्यान रखना रो की निर्भरता। तो रो निर्भर करेगा मेन तो ताप पर, और किस पे, पदार्थ की प्रकृति पर।
पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो रो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो ध्यान रखना कुचालकों में। उसके बाद किस में होगा, अर्धचालक में। और उसके भी बाद किस में होगा, चालक में। ठीक है, तो ये है आपके पास शुद्ध। अगर आपसे पूछे अर्धचालक कौन से, तो अपने पता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, अपनों केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो ये है रो की निर्भरता। पदार्थ की प्रकृति का मतलब ये है कि अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, ताप की बात कर रहा हूँ पहले, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपके पास प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। ये चीज़ें किस में डिनोट करते हो, अपने धातु में। ठीक है, तो ये है आपके पास ये रो की आपकी निर्भरता किस पे है। और रो का जो व्युत्क्रम है वो किसको शो करता है, चालकता को। ठीक है, तो ये बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो विद्युत धारा अपनों ने आज स्टार्ट किया, तो ये क्लास जो है आपकी हो सकता है कि 5 या 10 दिन में ख़त्म हो जाए। उसके बाद अपना रह जाएगा MCQ वाला वर्ष। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।